हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आपकी पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। आज हम फिर से आपके सामने हैं एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट करिए, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू वीडियो। तो हम देखना चाह रहे हैं कि YDSC पे किस किस टाइप के और अलग अलग टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्चुअल चीजें आ सकती हैं। ठीक है ना। तो देखिए, YDSC कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल। YDSC पे किस किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। ओके, नाउ एक चीज देखिए, प्लीज कह रहा हूं, मेरे को अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे मेरा गुस्सा पार हो जाएगा और मैं कर दूं तुम्हारा इलाज। ये सेंट्रल ब्राइट, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा। ये पहली डार्क, फिर पहली ब्राइट, फिर पहली डार्क, पहली ब्राइट। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने में कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है ना। ये हो गया। लगभग लगभग इनकी जो हाइट होती है वो लगभग लगभग सेम है। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अच्छा, ये बात आपको समझ में बहुत क्लियरली आ चुकी है। ये D1 है, ये D1 है, ये D1 है, ये D1 है। ठीक है ना। आपको ये पता है कि फ्रिंज विड्थ किसे कहते हैं। ठीक है ना। इस लेंथ को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, या इस लेंथ को भी हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, इसको भी हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ठीक है ना। ओके। ना प्रॉब्लम है, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए और वो आपसे कहे कि भाई ऐसा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी। देखो ध्यान से, कैलकुलेट कैलकुलेट एंगुलर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आपको कैपिटल डी दे रखा है, मान लो 2 मीटर, और स्मॉल डी दे रखा है। ये तो आप क्वेश्चन में पकड़ ही लोगे कि कैपिटल डी स्मॉल डी क्या दिया है। ठीक है ना। और ये दे रखा है आपको 5 mm। ठीक है ना। और लैम्डा जो यूज हो रही है, वेवलेंथ यूज हो रही है, वो हो रही है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो आपको बताना है कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है। कैसे करेंगे एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप लोगों से हो जाता है अच्छी बात, नहीं तो मैं बताता हूँ। जल्दी डू इट फास्ट, ट्राई कीजिए से यहाँ देखना कि किस तरीके से करना है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको एंगुलर विड्थ के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन होने वाला ही नहीं आपसे। देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, ये आपकी YDSC की 2 स्लिप्स हो गई। ठीक है ना। जिनके बीच ध्यान देना क्या चीज करनी है। ये स्क्रीन है। ठीक। अब एक रे यहां से आई ऐसे और यहां से आई ऐसे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्राइट। अगर एक रे यहां से यहां पे आती है और ये यहां से आती है, यहां पे मीट करती है, ये सेंट्रल मैक्सिमा बनाती है। क्या बनाती है? सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा जो बना, उसकी जो विड्थ बनी, ये जो आई है, ये हो गई इसकी लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ जिसे आप क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ, बीटा। बट ये आपसे पूछ रहा है यहां पे एंगल कितना बन रहा है, ये एंगुलर विड्थ पूछ रहा है। बेटा एंगुलर विड्थ अगर पूछी जा रही है इसका कोई रोल नहीं है। अगर आपसे एंगुलर विड्थ पूछी जा रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये एंगल निकालना है, एक्चुअल में ये एंगल फाइंड करना है। एंगुलर विड्थ का मतलब है वो एंगल फाइंड करना है।
अच्छा, अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा ये देखते हैं। देखिए, आपको ये लेंथ पता चल गई है कि ये बीटा है, ठीक है। अब इस पे जो एंगल बन रहा है वो निकालना है, तो मैं यूज करूंगा L इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। अब यहां से मुझे थीटा निकालना है, तो बनेगा L अपॉन आर, ठीक। लेंथ ऑफ आर्क की जगह पे आप बीटा को यूज करेंगे और आर की जगह पे आप कैपिटल डी को यूज करेंगे। आर की जगह पे किसको यूज करेंगे? कैपिटल डी को। समझे बात को? अगर आप इस तरीके से चीजों को समझ के करते हैं तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है और आपको बार बार इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को करते समय आपको क्या करना है। देखिए, बीटा आई आपकी लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। लैम्डा डी बाई डी आ गई। नाउ अब आप क्या करेंगे, यहां से एल इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो लेंथ ऑफ आर ये हो गया थीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी इंटू डी, डी से डी कैंसिल, आ गया लैम्डा बाई डी। तो थीटा इक्वल्स टू लैम्डा कितनी है 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, चलो ठीक है, गलत हो गया। अब डी क्या है, दे रखा है यहाँ 5 mm, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 12 2 0 1200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब इसको सही करते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, क्या एंगल किस में आएगा, रेडियन में। समझ में आ गया होगा आप लोगों को सुन के, ठीक है ना। और बहुत इजी भी रहता है, एंगुलर में घबराना नहीं है, जो ये वाली लेंथ है उसको आर ले लेना, ठीक है ना। और जिस पे एंगल बनना है, जितने पे एंगल बनना है उतने को आप लेंथ ऑफ आर्क ले लेना, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल बेटर ऑप्शन रहेगा फॉर्मूला याद करने से, ओके। अच्छा, यहाँ से मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ dark on one side of central maxima and third bright on other side, ठीक है। कैपिटल डी वही दे रखा है आपको, मान लो 2 मीटर, और स्मॉल डी दे रखा है आपको 10 mm, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब दिमाग में बिल्कुल सटीक तरीके से बना होना चाहिए। मैं तो सीधे से एक पैटर्न बनाऊं, मेरे को कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक पैटर्न बनाऊं और सीधे सेंट्रल मैक्सिमा को मार्क करूं। सेंट्रल मैक्सिमा पहली डार्क, पहली ब्राइट, दूसरी डार्क, दूसरी ब्राइट, तीसरी डार्क, तीसरी ब्राइट, ठीक है ना। चौथी डार्क, चौथी ब्राइट, पांचवी डार्क, ये आ गई पांचवी डार्क, ठीक है ना। पहली डार्क,
पहली ब्राइट, ठीक है, D2, B2, D3, B3। अब B3 एक तरफ चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए, ये मेरी B3 है और ये मेरा D5 है, यही है। अब मैं यहां से काउंटिंग करूं, ठीक है ना, इनको नाम दे दूं D1, B1, D2, B2, D3, B3, D4, B4, ये हो गया। वैसे D1, B1, D2, B2, D3, B3 काउंटिंग करनी है खाली, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है कि डार्क राइट काउंटिंग, ऐसे कर लो खाली। एक बीटा, दो बीटा, तीन बीटा, चार बीटा, चार बीटा, पांच बीटा, छह बीटा, सात बीटा, आधा, साढ़े सात बीटा, यानी कि आपकी जो एक्स बनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो बनी 15/2 लैम्डा डी बाई डी, और एंगुलर एंगुलर लेंथ बन गई या एंगुलर डिस्टेंस बन गई, वो बन गई x बाई डी। तो x बाई डी यानी 15 लैम्डा बाई 2d। सीधी बात, समझ में आ गई, ये नहीं आई? अरे बीटा नहीं, आपने x निकाल दी काउंट करके, ये तो समझ में आई होगी, ये नहीं आई, ये काउंट करना नहीं आ रहा। हमें क्या निकालना, हमें निकालना था एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ डार्क ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के एक तरफ फिफ्थ डार्क और दूसरी तरफ थर्ड ब्राइट, ठीक है ना। तो यहां तक हमने काउंट करी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आधी हो गई, तो साढ़े सात, साढ़े सात को 15/2 लिखते हैं, तो 15/2 लैम्डा डी बाई डी मेरी डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। जब ये मेरी डिस्टेंस हो गई, लीनियर डिस्टेंस निकल गई, तो मैं लीनियर डिस्टेंस नहीं निकालनी, मुझे एंगुलर डिस्टेंस निकालनी है। ये मेरी लेंथ ऑफ आर्क काउंट होगा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस मैंने लेनी है कैपिटल डी, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी, डिवाइड कर दिया कैपिटल डी से, तो कैपिटल डी और कैपिटल डी कैंसिल हो गए यहाँ पर, तो ये हो गया 15 लैम्डा बाई 2d। तो 15 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी 10 mm, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ओके। तो 1 0 1 0, ठीक है ना, ये कट गया पूरा, -7, तो ये आ गया आपका 15 5 जा 75, 75 0 0 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और अब एक काम कीजिए, 75 का हाफ होता है 37.5, 37.5, तो 3.75, ठीक है ना, 3.75, और पॉइंट यहाँ पे आता है, तो 1 2 3 3 यहाँ पे आ गए, 10 टू पावर माइनस 4 रेडियन आंसर, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अक्षरा बेटा समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। तो गौरव क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा तो नहीं रहा हूँ सर। ठीक है। तो ओके, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये तो हो गए एंगुलर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। लीनियर डिस्टेंस वाले आप कर ही लोगे, काउंटिंग करना सिखा दिया है, पैटर्न यही उठाइएगा, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं लग रही है, साफ साफ समझ में आ रहा है मुझे, विदाउट फॉर्मूला सारे क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे। हमें एक तरीका पकड़ना है जिससे सारे क्वेश्चन हो। अब फॉर्मूला लगा लगा के चेक करोगे, कभी कभार ऐसा होता है बेटा, फॉर्मूले में आप ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला जब लगाते हैं तो कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉर्मूला लगाने में गलती कर गए तो सब गलत हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, खाली काउंटिंग कीजिए, आंसर पाइए। दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पे और कौन सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है? वो बन सकता है कि देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, मैंने कल भी इस बारे में डिस्कस किया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं यानी एक ही कलर की लाइट यूज कर रहे हैं, तो फ्रिंजेस की कलर एक जैसे ही होंगे, ठीक है ना। अगर रेड कलर यूज कर रहा हूं तो मैं रेड कलर की ही फ्रिंजेस बनेंगी, जहां पे एक जगह पे रेड कलर की फ्रिंज बनेगी, दूसरी तरफ क्या बनेगा, डार्क बनेगा, ठीक। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे व्हाइट लाइट का यूज करूंगा तो क्या होगा?
तो व्हाइट लाइट का यूज करूंगा, सेंट्रल मैक्सिमा तो मेरा व्हाइट बनने वाला है, क्योंकि सबके सारी सारी की सारी रेत एक जगह पे आ जाएगी। और जो बाकी है कलर्स, ठीक है, विबियोर, वो पूरे अपने सेपरेट सेपरेट फ्रिंजेस बनानी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, विबियोर में विबियोर में लैम्डा सबकी अलग अलग, सबकी बीटा अलग अलग, सबकी बीटा अलग अलग होगी, तो बेटा उसकी सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस हर कलर की फ्रिंजेस की अलग अलग होगी। तो वो अलग अलग आपके फ्रिंजेस बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फ्रिंजेस बनेंगी, ठीक है। हाँ, डार्क और ब्राइट तो बनेंगी, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस में बनेंगी, जिससे कलर्ड पैटर्न बनेगा। एग्जांपल देता हूं आपको। कभी आपने वो देखा होगा, कभी पानी के ऊपर से ऑयल गिर जाता है। अब जब उस पर सनलाइट पड़ती है, तो आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा क्या दिखता है, कलरफुल दिखता है, बहुत ही दिखता है। कलरफुल क्यों दिखता है? वो एक्चुअल में जो ऑयल पड़ गया पानी के ऊपर, वो ऑयल की जो फिल्म है, वो एक स्क्रीन की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है ना। और आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां से वो, जो ऑब्जेक्ट्स किसका काम कर रहे होते हैं, स्लिट्स का काम कर रहे होते हैं। जैसे आसपास कोई पेड़ है, पेड़ के पत्तों के बीच में से लाइट आ रही है, ठीक है ना। अब वहां पे डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो एक जगह से एक लाइट आई, दूसरी जगह दूसरी आई, और है तो सेम उसकी। तो क्या करती है वो, आपस में इंटरफेयर करती है, इंटरफेयर करने के बाद फ्रिंजेस बनती हैं। वो फ्रिंजेस आपको उस स्क्रीन पे दिखती हैं, जो ऑयल से बना दी गई है, ठीक है। और वहां पे कलर्ड पैटर्न दिखता है आपको। ऐसा कलर्ड पैटर्न आपको तब नहीं दिखेगा अगर आप ये सिंगल लाइट में करेंगे तो। लेकिन सिंस सनलाइट जो है व्हाइट लाइट है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, मैं ये कोर्स से थोड़ा सा मतलब इस बार इसमें कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। अगर मैं सपोज करूं मुझे फ्रिंजेस को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करना है, इधर उधर ले जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखना जरा ध्यान से समझना, हाँ। खाली मतलब एक बार देख लो, बाकी अगर कॉन्सेप्चुअल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए, होता क्या है, जैसे सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो सोर्सेस से लाइट आ रही थी, ठीक है। दो सोर्सेस से जो लाइट आ रही थी, वो मान लीजिए एक यहां से आ रही है, S1 सोर्स, और एक ये आ रही है S2 सोर्स। ये दो सोर्सेज हैं, ठीक है ना, यानी कि मेरी स्लिट्स हैं दो, ठीक है। इनमें यहां पर ये डार्क है, ठीक है ना, इस तरीके से बनी। अब आपने क्या करा, ये तो नॉर्मली था। अब आपने इसमें किसी एक जगह पे आपने इसमें कोई स्लैब रख दिया, ठीक है, या ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, मीडियम ट्रांसपेरेंट ही रखना पड़ेगा आपको, ओपेक रखेंगे तो लाइट तो आएगी ही नहीं इससे, ठीक है ना। कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया, तो ये फ्रिंज आपको shift होगी, ठीक है ना। तो देखिए, लेट अस सपोज करो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्लिट रख दी है, या छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ग्लास का स्लैब रख दिया, ऐसे रख दिया। अगर ऐसे में ग्लास का स्लैब रख देता हूं, तो ये मेरी शिफ्ट हो जाएगी, उस तरफ को शिफ्ट होगी जिस तरफ मैंने ये मीडियम ये रखा होगा, स्लैब रखा होगा, ठीक है ना। जिस तरफ मैंने ये स्लैब रखा होगा, उस तरफ को ये शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी के केस में ये शिफ्ट होकर कहां को चली जाएगी, इधर को चली जाएगी, यानी कि ये बन जाएगी कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा शिफ्ट करा देंगे हम इसको, कितना शिफ्ट कराएंगे देखते हैं।
इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। पहले यहाँ पे होनी चाहिए थी, अब ये यहाँ से यहाँ चली गई, इतने तो शिफ्टिंग हुई। पहले ये चीज यहाँ पे थी, अब थोड़ा सा यहाँ चली गई, मान लेते हैं डेल्टा एक्स शिफ्टिंग हो गई। और टी इसकी क्या है, थिकनेस, इसकी स्लैब की। डेल्टा एक्स ये शिफ्ट हो गई है कि स्लैब की थिकनेस है, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि डेल्टा एक्स कितना होगा, तो डेल्टा एक्स समझते हैं, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू, प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, चाहूंगी तो मैं करा दूंगा आपको प्रूफ, ठीक है, लेकिन करने की जरूरत है आपको, वैसे तो इसको करने की जरूरत नहीं है। बीटा जो नॉर्मली बीटा बनती, अपॉन बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी, वेयर म्यू इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका स्लैब का, और स्लैब जो भी स्लैब यूज हुआ है, ठीक है। और लैम्डा आपको पता है लाइट जो यूज हो रही है, बीटा आपको पता है फ्रिंज विड्थ है, टी जो है टी इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ स्लैब। ओके, अब अगर हमने इसी थिकनेस का एक स्लैब यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया, तो क्या होगा, तो ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगी। लेकिन अगर यहां से ये हटा के हमने यहां लगा दिया, तो ये चीज जो ऊपर को शिफ्ट हुई वो अब नीचे को शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि शिफ्टिंग विल ऑलवेज अकर टुवर्ड्स दैट साइड वेयर वी यूज दिस स्लैब। ओके, क्योंकि वो कुछ नहीं रहा है, ये स्लैब लगा देने से इसके पाथ में, पाथ लेंथ, इसकी पाथ डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जा रही है, ठीक है, जिसे हम पार्ट डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना, पार्ट डिफरेंस चेंज हो रहा है। ओके, नाउ अगर दोनों जगह मैंने स्लैब यूज करा और अलग अलग थिकनेस का यूज करा, तो अब ये देखा जाएगा कि थिकनेस कहां ज्यादा है, ठीक है। जहां की थिकनेस ज्यादा होगी, और ऑब्वियस सी बात है म्यू पे भी डिपेंड करेगा, तो आप दोनों से डेल्टा एक्स निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे म्यू वन टी थिकनेस, टी वन थिकनेस, यहाँ पे यूज कर लिया आपने म्यू टू और टी टू थिकनेस। देखिए ये ना नीट वगैरह में या जेई मेंस वगैरह में पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, म्यू टू टी टू ले लिया। अब आप क्या करेंगे ना, इसकी वजह से डेल्टा एक्स निकाल लेना, फिर इसकी वजह से डेल्टा एक्स निकाल लेना। अब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का डेल्टा एक्स ज्यादा है। डेल्टा एक्स जहां का ज्यादा होगा, शिफ्टिंग वहां को ज्यादा होगी, ठीक है ना, माइनस कर लेना, चेक हो जाएगा कि कहाँ शिफ्टिंग हुई है, किसकी तरफ तो शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऑप्शंस बनाएंगे तो कहेंगे टूवर्ड्स स्लैब वन शिफ्टिंग हुई है, टूवर्ड्स स्लैब टू हुई है, बराबर हुई है, इनसफिशिएंट डेटा, इस तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है। तो होप मुझे लगता है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अच्छा, एक और टॉपिक था, वो भी अब डिलीट हो गया है कोर्स से, लेकिन फिर भी नीट और जेई बनाता है इसको, तो इसलिए हम खाली एक बार इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ठीक है। अब थिन फिल्म मतलब ऐसा कोई मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस बहुत ही कम हो, ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस बहुत कम हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम सपोज कीजिए कोई आपने ऑयल की लेयर बना दी है, ठीक है ना, या बहुत पतली सी ग्लास की शीट यूज करी है, जैसे स्लाइड होती है ना, स्लाइड स्लाइड बहुत पतली सी होती है, बिल्कुल उस टाइप की हम बात करें, उससे भी पतली हो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसा होता है, तो थिन फिल्म में इंटरफेरेंस, देखो बेटा थोड़ा सा समझना, थिन फिल्म मतलब बहुत पतली सी फिल्म। अब क्या होता है ना, जब लाइट पड़ती है, ये मान लीजिए ये लाइट आई, आपको ये क्लियरली पता है कि 100% यानी कि आइडियलिटी तो किसी चीज में है ही नहीं, ठीक है, जिसे हम आइडियल कहते हैं, एक्चुअल में आइडियल कुछ नहीं है। अब 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, 100% रिफ्रैक्शन भी नहीं। जब लाइट पड़ी, लाइट पड़ने पे कुछ तो आपकी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ जो है आपकी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद अब ये वाली सरफेस पे आ गई, ये वाली सरफेस पे आने के बाद फिर से रिफ्लेक्शन होगा यहां से,
यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर कुछ हो गया, क्या रिफ्रैक्ट हो गई फिर से। अब देखिए यहां से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आई और यहां से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आई, एक्चुअल में वो दोनों लाइट मतलब मोनोक्रोमेटिक भी है, मतलब सेम कलर की है, क्योंकि कोई लाइट थोड़ा चेंज हो गई थी, लाइट तो वही थी, लाइट वही थी, बस उसका एक पोर्शन पहला रिफ्लेक्शन ले रहा है और दूसरा पोर्शन सेकंड रिफ्लेक्शन ले रहा है। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर और यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली रे जब आपस में मीट करेंगी तो ये दो डिफरेंट सोर्सेज का काम करेंगी, और दो डिफरेंट सोर्सेज का काम करेंगी तो फिर क्या बनाएंगी, ये फ्रिंजेस बनाएंगी। और जब ये फ्रिंजेस बनाती हैं तब हम इनको कहते हैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। इसके फॉर्मूलाज, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग में रखना है कि बाई चांस अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म का मतलब क्या है, तो इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म का मतलब है कि थिन फिल्म में जब लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाली लाइट है और जो उसके बाद सेकंड सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, ये दोनों लाइट जब आपस में मिलती हैं, मीट करती हैं, तो ये दो डिफरेंट सोर्सेस के काम करते हैं, ये दोनों पॉइंट डिफरेंट सोर्सेस का काम कर रहे हैं, और यहाँ से जब ये मीट करते हैं तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। इज इट क्लियर? अक्षरा क्लियर है बेटा? दोनों टॉपिक क्लियर हो गए? यस सर। वेरी गुड। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी जेई मेंस वगैरह के लिए तो फॉर्मूला देख लेना, लेकिन मेन चीज है कि आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना जरूरी है। यहाँ से जनरली बनाता नहीं है, जेई मेंस भी नहीं बनाता है, ठीक है। एनटीए भी कोशिश करता है कि ऐसे कोई टॉपिक्स उठाएं जो आगे इंजीनियरिंग पर्पज से काम भी आए। और दूसरा, ट्वेल्थ के सिलेबस को, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस है, उसको ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। मैं पिछले 4-5 साल से जो चेक कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, उसमें बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ। नीट में जे ये एनसीईआरटी छप के आ रही है, मतलब अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है, आप नीट के एग्जाम को क्रैक कर देंगे बहुत ही आसानी से, ठीक। एनटीए भी मतलब हमारा एक ही बात है, जेई मेंस जो है वो भी अब बिल्कुल जेई मेंस की तरफ, वो एनसीईआरटी की तरफ को भाग रहे हैं। पहले जब हम लोगों ने अपने टाइम का जेई मेंस दिया था तो उस टाइम पे थोड़ा सा आउट वो जाते थे काफी, क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा था, ठीक है। तो बहुत वो ज्यादा मतलब हैवी हो जाता था मान लें। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल स्टिक टू एनसीईआरटी हो रही है सब, तो आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल लेके चलना है, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डीसी पांडे वगैरह जो भी आपकी बुक्स हैं, आप डीसी पांडे ले लीजिए, एससी वर्मा ले लीजिए, इरोडोव ले लीजिए, रजनी हॉलिडे ले लीजिए, ये सब बाद में, पहले एनसीईआरटी, फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी, दूसरा प्रेफरेंस एसएल अरोरा कर लीजिए, एसएल अरोरा हो जाती है, देन आफ्टर आप डीसी पांडे या कोई भी पब्लिशर की बुक उठाइए, ठीक है ना। किसी भी पब्लिशर की बुक से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कहना है कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, हाँ थोड़ा बहुत अंतर होता है, किसी में कोई मटेरियल अच्छा दिया होता है, किसी में कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके पेपर्स निकलते रहेंगे, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, जब आपका एक लेवल बन जाता है ना, तो वो लेवल को तोड़ते हुए जब आप निकलते हैं, सारे पेपर एक साथ क्लियर होते हैं। ये मत सोचना कि मेरा सिर्फ जेई मेंस निकलेगा, आपके ये आपने 5-6 कंपटीशन भर रखे हैं, अगर आपका लेवल आ चुका है एक पेपर को क्रैक करने का, आप देखो सारे पेपर, ये सबका जो लेवल होता है ना वो सब आसपास ही होते हैं, ये सब तोड़ते हुए निकल जाओगे आप। और अगर आपका लेवल नहीं आ रहा है तो सारे पेपर गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेट करो अपना, ठीक है ना, पेपर अपने आप निकलते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई है। सो नाउ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन। भाई डिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने इंटरफेरेंस में आपसे कहा, इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, रीडिस्ट्रीब्यूशन लाइट का डार्क पोर्शन से ब्राइट पोर्शन में
रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लाइट और कुछ नहीं होता है, ठीक है, लॉस नहीं होता है, ठीक है, डार्क से ब्राइट में चले जाती है, ठीक है ना। और अब वैसे ही अगर मैं डिफ्रैक्शन में कहूं तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और स्लिट। दो तरीके से डिफ्रैक्शन हो सकता है, जरा समझते हैं। देखिए ये मेरे पास सोर्स है, ठीक है, और ये मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक, इसके सामने मैंने रख दी एक स्लिट, सिंगल स्लिट, हाँ बेटा सिंगल स्लिट, ये देखिए ये है सिंगल स्लिट, ये सिंगल स्लिट है। अच्छा, यहां से जब लाइट आएगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी, आपको भी पता है ये वाला पोर्शन पूरा क्या रहेगा आपका, ब्राइटन रहेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा ब्राइटन है, ये यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का पोर्शन, और इधर को क्या है आपकी पूरी ज्योमेट्रिकल शैडो, ये पोर्शन है ज्योमेट्रिकल शैडो का पोर्शन, ये आगे को पूरा पोर्शन ज्योमेट्रिकल शैडो का है। शैडो और ये ब्राइट पोर्शन, ठीक है, ये भी ज्योमेट्रिकल शैडो है ना, यस, ये सोर्स। अच्छा अब एक बात बताइए, बेंडिंग कहां से, अगर अगर रे यहां से बेंड होकर, देखिए ये वाला पॉइंट भी एक सोर्स की तरह काम करता है, आपको पता है ना, अगर ये वेव फ्रंट देखिए ऐसे देखते हैं, ये देखिए, तो ये यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट स्ट्राइक हुई, इस वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर, ये सारे पॉइंट किसका काम करेंगे, एक नए सोर्स का काम करेंगे, नए सोर्स का काम करेंगे, ये पॉइंट भी एक नए सोर्स का काम करेगा, ये पॉइंट भी एक नए सोर्स का काम करेगा, ठीक है ना। यहां से अगर कोई लाइट रे बेंड होकर इधर चली जाती है, यहाँ कहा ज्योमेट्रिकल शैडो में इस तरीके से, और यहां से देखिए ये भी हर डायरेक्शन में लाइट को वो करेगा, और यहां से लाइट अगर यहाँ जाके इधर मीट कर जाती है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक एक फ्रिंज बनेगी यहाँ पर। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द स्लिट, due to which fringes are appearing at the geometrical shadow, geometrical shadow में फ्रिंजेस का बनना लाइट के बैंड होने की वजह से, कहां से, स्लिट के कॉर्नर से, उसे बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन, ठीक, ये तो एक तरीके से। अब क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास सोर्स है, देखेंगे ध्यान से, ये मेरे पास सोर्स है, ठीक है, और ये मेरे पास कोई ऑब्स्टिकल, ये मेरे पास एक ऑब्स्टिकल है, कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया, ये ऑब्स्टिकल है, ये मेरे पास स्क्रीन है, ये, अब देखिए यहां से ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है, यहां से लाइट रे ऐसे और यहां से लाइट रे ऐसे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ज्योमेट्रिकल शैडो का पोर्शन है, इतने पोर्शन में मुझे पैटर्न नहीं मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ये ज्योमेट्रिकल शैडो है इस रीजन में पूरी, ये जीएस का पोर्शन है, ज्योमेट्रिकल ये ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन है। बट क्या होता है, अब देखिए वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे हिट करती है, तो ये वाला पॉइंट, ये खुद आपको दिख रहा है वेव फ्रंट पे आ गया है, ये देखिए ये वाला पॉइंट भी आ गया, ठीक है ना, ये खुद एक नया सोर्स का काम करेगा, यहां से एक नई वेव फ्रंट बन चलनी शुरू हो जाएगी, यहां से भी एक नई वेव फ्रंट बनेगी, और ये वेव फ्रंट हर डायरेक्शन में आ रही है, हर डायरेक्शन में रेज एमिट हो रही है इससे भी। और अगर सपोज कीजिए
यहां से कोई रे बैंड होकर यहाँ पे आती है और यहाँ से भी एक बैंड होकर यहाँ पे मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्रिंज मिलेगी, मिलेगी, जबकि यहाँ पे मिलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन था। ज्योमेट्रिकल शैडो में अगर बैंड होके लाइट यहाँ पे पैटर्न बना रही है तो इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पैटर्न, हाँ ये जरूर है कि इंटरफेरेंस जैसा शार्प पैटर्न नहीं मिलता है। इंटरफेरेंस में बड़े शार्प ब्राइट और डार्क बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें धीरे 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 जो एम्पलीट्यूड है वो घटता चला जाता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता चला जाता है। ठीक है, और इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे सिंगल स्लिट में। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात सबके समझ में आ रही है? गौरव समझ में आया? यस सर। अक्षरा क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। ओके, क्रिस, ठीक है, तो एक्चुअल में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है यहाँ तक कि आपको समझ में आ चुका है। आप चाहें तो इसको अभी ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट रख लो। अक्षरा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना। ठीक है, सभी बच्चे बना लेंगे। ओके, जरा उसमें चेक करना, क्या डेरिवेशन भी है डिफ्रैक्शन के सिंगल स्लिट का? डेरिवेशन है कोर्स में? हाँ, coherent and coherent diffraction due to a single slit, width of central maxima, qualitative treatment only, ये भी ओके। देख लेते हैं यार कितना हो सकता है, क्योंकि देखिए बार बार ना ये अपने सिलेबस में चेंजेस करते रहते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचर्स में होती है। कई बार हम लोग पढ़ा देते हैं और फिर वो आपके कोर्स में होता नहीं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, सच बताऊं तो ये कोर्स डिलीट करना बहुत ही गलत होता है। कोर्स कैसे डिलीट करते हैं, बीच बीच में से टॉपिक डिलीट कर दे रहे हैं। अब ये बीच में से टॉपिक डिलीट मत करो। बीच में से टॉपिक डिलीट करने से क्या होता है कि कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाती है किसी भी टॉपिक की, किसी भी फिनोमिना की कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाती है। और अगर मेरा मानना है कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो कंप्लीटली उसको पढ़ना जरूरी है, तभी वो समझ में भी आता है अच्छे से। तो डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल, ओके। देखें, हमारे पास एक सोर्स है, उस सोर्स से सबसे पहला काम हम ये करेंगे, उस सोर्स से हम उसको एक पैरेलल बीम बनाएंगे। अच्छा, मेरे पास एक सोर्स है, ये मान लीजिए, इस सोर्स का मुझे पैरेलल बीम बनानी है। मैं क्या करूं, मैं इस सोर्स से इसके ठीक सामने एक लेंस को रखूंगा। ठीक है ना, और कुछ इस तरीके से रखा हूं कि ये जो सोर्स है ये इस लेंस की किस पे आ जाए, फोकस पे आ जाए। कहां पे आ जाए, फोकस में। तो अगर इसके फोकस पे आ जाएगा तो ये कैसे बीम बनाएगा, एक पैरेलल बीम बना देगा इस तरीके से। ठीक है ना, अब ये पैरेलल बीम मैंने स्ट्राइक कराई है एक सिंगल स्लिट पे, सिंगल स्लिट यानी एक सिंगल ओपनिंग। ठीक है, ओके। अब आपको ये पता है ये पैरेलल बीम जो है ये वेवफ्रंट हो गई इसकी, हाँ देखते रहे ना, ये वेवफ्रंट है। पैरेलल बीम में प्लेन वेव फ्रंट बनती है, प्लेन वेव फ्रंट, PWF। ठीक है ना, अब देखिए ये जब प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे पहुंचेगी, आपको पता है इस प्लेन वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नए फ्रेश सोर्स का काम करेगा। वैसे ही जब ये यहाँ पहुंचेगी तो ये सारे पॉइंट्स
ये सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पे, ये एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे और इन सब से जो रेज आएंगी वो आगे जाके यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करेंगी। ठीक है, चलिए अब इसको हम स्ट्राइक कराते हैं एक दूसरे लेंस पे, ताकि ये पैरेलल बीम से जो भी लाइट आएगी उसको हम एक स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकें। स्क्रीन बना दी हमने, पे स्क्रीन बना देते हैं यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्रीन बना दी। ओके, देखिए ये तो वो रे हो गई जो स्ट्रेटली निकल गई, और ये स्ट्रेट निकलने के बाद ये सब एक जगह पे आके मीट हो गई। ये एक जगह पे कौन मीट करा रहा है? ये लेंस नंबर 2 करा रहा है। क्या कराने के बाद? कन्वर्ज कराने के बाद। कन्वर्जिंग लेंस यूज किया है ना यहाँ पर, ये इसको कन्वर्ज करा दे रहा है। कहां पर? स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। कुछ रे जो होती है जो यहां से बेंड होके आई थी, ये देखिए ऐसे। अब ये कहां पे जाके कन्वर्ट होगी? यहां पे कहीं पे हो गई। ठीक है, ये देखिए ये हो, ठीक है। ओके, ये हो गई आपकी स्लिट L1 लेंथ, सॉरी L1 लेंस 1 ये हो गया यहाँ पर, और ये हो गया L2 लेंस 2। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो, यहाँ पे एक जो फ्रिंज बन रही है उसका पॉइंट। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन। ठीक है, सभी बच्चे इसको ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। ओके, तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं जिस एंगल से ये वो हुई है, बेंड हुई है, वो एंगल है आपका थीटा। ठीक है, जैसे कि ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, इस पूरी स्लिट की विड्थ को हम कह देते हैं ए, स्मॉल ए। ठीक है ना? ओके, लैम्डा हो गई वेवलेंथ जो लाइट आपने यूज करी है उसकी। ठीक, आपको क्लियरली पता है कि ये सब जो हो रहा है ये पाथ के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, पाथ डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको नाम दे देते हैं, प्लीज को हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ओके, और यहाँ पे नाम दे दिया हमने पी। इसको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं बेटा। परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि देखिए, आप ध्यान से समझना, ये वेव फ्रंट ऐसे थी और इसके लिए वेव फ्रंट अब ऐसे हो जाएगी, रे के परपेंडिकुलर। कौन सी वाली के लिए? ये वाली, ये जो बी मैसेज आ रही है इसके लिए। तो अगर हम इसके लिए देखते हैं तो ये बन गई इसकी वेव फ्रंट जो बैंड हुई है उसके लिए। ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये रे अगर थीटा एंगल से बैंड हुई है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ये एंगल भी थीटा होगा। बेटा डिफ्रैक्शन को समझना थोड़ा सा वो रहता है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अच्छा, ये एंगल आपको थीटा मिल गया है। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप पाथ डिफरेंस कर, ठीक है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस टी इक्वल्स टू क्या आएगा? बी पी माइनस ए पी, बीपी माइनस एपी। अब बीपी माइनस एपी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी एन के बराबर है। एन ये पॉइंट है, बी एन के बराबर। पाथ डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी एन। ओके, अब बी एन कैलकुलेट करते हैं।
इन ट्रायंगल ए एन बी ए एन बी ए एन बी पे साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ने वाली कहीं पे भी, ध्यान रखना, समझा रहा हूं मैं कुछ चीजें। साइन थीटा इक्वल्स टू देखो, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है ना, क्योंकि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता है, ठीक है ना। और देख रहे ध्यान से सुनना, 90 डिग्री जो बनता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बनता है, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी बी एन अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी एन हमें निकालना है और ए बी ए, पार्ट डिफरेंस जो कि बी एन है, पार्ट डिफरेंस हो गया आपका ए साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस बन गया आपका ए साइन थीटा, ये निकल गया आपका पार्ट डिफरेंस, ठीक है। यही से आपके सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, ठीक है ना, पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा कहां पे बनेंगे, ठीक है, और कैसे बन रहे हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मिनिमा कहां बनेंगे और कैसे बनेंगे, पहले मैं डिस्कस करता हूं कि कैसे बनेंगे, ठीक है, और क्यों बनता है मिनिमा, क्यों बनता है मैक्सिमा, पहले इस पे चर्चा करते हैं, तब जाके हम उसको कैलकुलेट करेंगे। देखो एक बात बताओ, सपोज करो ये स्लिट है आपकी, ठीक है, और इस स्लिट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो नए नए सोर्स का काम कर रहे हैं, पता है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 कितने ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इस पूरी स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ के जितने भी सोर्सेज बन रहे हैं और यहाँ के जितने भी सोर्सेज बन रहे हैं, इनसे आने वाली वेव, इससे आने वाली वेव और इससे आने वाली वेव एक दूसरे को अगर कैंसिल करती हैं, एक दूसरे को अगर कैंसिल करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट में आती हैं, ठीक है, अगर एक दूसरे के अपोजिट में आ जाती हैं तो बेटा वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगी, और अगर एक दूसरे के अपोजिट में आ जाती हैं तो क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है ना। मान लेते हैं यहां से जितने भी सोर्सेस थे इसमें λ/2 और λ/2, λ/2 और λ/2 के पार्ट डिफरेंस पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए जल्दी से, मैं यहाँ पे इतना लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लो, देखिए, इफ वी डिवाइड स्लिट ए बी इंटू टू, if we divide if we divide slit AB slit AB into two halves, into two halves, AC and BC, AC and CB कह दो, AC and CB, खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसा है, ठीक है, मुंह से कुछ निकलना चाहिए बस, तुम्हारी तो ऐसी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है ना। सीबी लिख लो, ए बी ए सी एंड सी बी, ए सी एंड सी बी, then the path difference between then the path difference between then the path difference between the wavelets from A, the wavelets from A and C will be λ/2, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा λ/2 का, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है λ/2 का, ठीक है ना, ओके।
Similarly, path difference between wavelets. Similarly, path difference between wavelet from C and B will be lambda by 2. Wavelet from C and B will be lambda by 2. ठीक है ना? The wavelets from two halves reaching at point P in opposite phases produces minima. जब अपोजिट फेज में आएंगे तो बनेगी मिनिमा. ओके, ये बात समझ में आ जानी चाहिए. अगर नहीं आ रही है तो फिर एक बार दोबारा समझा देता हूँ. स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें ए सी और सी बी. ए सी और सी बी, और ए और सी से जो वेवलेट आ रही हैं उनके बीच में लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस है, और सी और बी के बीच में भी लैम्डा बाई 2 का. लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा. ठीक है, ओके. तो कंडीशन फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां पे लिखी, कहां पे, इसको हटा देते हैं. ठीक है, कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमम. हंसो, सब हंसो, मिलके हंसो बेटा. बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को. आज तुम हंसो, जब रिजल्ट मिलेगा उस टाइम पे मैं हंसूंगा. बेशरम के, मैं सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं. हंसते रहो तुम लोग. हजारों बार कह दिया भाई, कम से कम उनके लिए तो पढ़ लो जो अभी घर में बैठे ये सोच रहे होंगे मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है. अभी कुछ दिनों में पेपर हो जाएंगे, फिर रिजल्ट आएगा. सोचो अपने माँ बाप के आंखों में कैसे आंसू देना चाहते हो. एक खुशी के आंसू होते हैं, एक दुख के आंसू होते हैं. अच्छे काम करो, अच्छे नंबर लाओगे तो घर वाले खुशी से आंसू आएंगे उनके, इतने खुश हो जाएंगे. आस पड़ोस में मिठाइयां बांटेंगे. वो जो पड़ोसी आए दिन पूछते रहते क्या कर रहा है लड़का, क्या कर रहा है लड़का, चुप हो जाएंगे सबके सब. पता होना चाहिए यार, एक इंसान को, एक लड़के को यार बहुत कैसे पढ़ना पड़ता है समझ में आना चाहिए तुम लोगों को. कितनी टफ लाइफ है लड़कों की यार. लिटरली बता दूं, मेहनत कर लो, वरना आगे की लाइफ बहुत ही ट्रबल देने वाली है आपको. पड़ोसी और रिश्तेदार जीने न देंगे. जिस दिन उनको पता चल जाए तुम्हारी परसेंटेज कम आ रही है, भाई देखते रहो, तुम्हारे पास इतने फोन आ जाएंगे जिसका हिसाब नहीं. तुम्हारे घर वालों को जीने नहीं देंगे. और एक बार पता चल गया अरे बच्चे की 95% आई है, बेटा उनके खुद के फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं. ये जिंदगी की असलियत है, मैंने भी ये भुगती है. ठीक है ना. जेई मेंस हमारे टाइम पे AI EEE हुआ करता था. AI EEE में 196 मार्क्स थे, 196 मार्क्स, और मामा जी की बेटी के सिर्फ 63. तो यकीन नहीं हुआ मामा जी को कि ये 196 कैसे आ गए इसके करके. ठीक है, और 196 आने के बाद उन्होंने पहले मुझसे जिद करके रोल नंबर मांगा, और रोल नंबर में रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने फिर उसके बाद अपना ही फोन स्विच ऑफ कर दिया. कई महीनों तक बात नहीं हुई, मैंने भी नहीं करी. तो बता रहा हूं, पड़ोसी और रिश्तेदार स्टूडेंट के सबसे बड़े दुश्मन है. तो भाई अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई कर लो, खुद के लिए नहीं करते हो तो. खुद के तो तुम्हारे कोई एम बना नहीं रखे अभी तक. ठीक है ना, ना तुम्हारा एम बन रहा है ना कुछ बन रहा है. माँ बाप को देख लो, बस उनके आंसुओं के हिसाब से कर लो.
पता चला रिजल्ट में कोई गड़बड़ हो रही है, वहां घर वाले भी दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। नहीं यार, कहीं कोई पड़ोसी ना आ जाए पूछने, फोन स्विच ऑफ कर देते हैं लोग। ऐसा मत करो यार। देखो, फ्यूचर को इमेजिन करोगे ना थोड़ा सा भी, तो आप खुद ब खुद पढ़ने लग जाओगे, ये हंसी फंसी सब निकल जाएगी तुम्हारी। ठीक है ना? जितनी हंसी आ रही है ना, वो सब दूर हो जाएगी। चलो यार देखो, अब कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, कहा मैंने? पाथ डिफरेंस मस्ट बी लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। दोनों के बीच में लैम्डा का पाथ डिफरेंस होना चाहिए। तो मेरा बन गया A1, अरे रुक जाओ ना यार, A साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए कह रहे हो तो क्या कहेंगे हम? A साइन थीटा 1 इक्वल टू 1 लैम्डा, 1 लैम्डा, यानी कि A साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा। अब सेकंड मिनिमा की बात करते हैं। सेकंड मिनिमा, नहीं सेकंड मिनिमा क्या होगा? सेकंड मिनिमा हो जाएगा A साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा। थर्ड मिनिमा A साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 लैम्डा। nth डार्क, nth डार्क के लिए क्या हो जाएगा? A साइन थीटा n इक्वल टू n लैम्डा। हो गया? अच्छा, अब जरा ये तो आपने सब फटाफट समझ लिया, लेकिन बेटा इसकी एक्चुअलिटी तो समझ लो। कोई पूछते ही नहीं। अब पहले केस में, फर्स्ट मिनिमा के केस में, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओके, वेरी गुड। अब मैं इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहां से आने वाले यहां से कैंसिल, यहां से आने वाले यहां से कैंसिल, यानी चार पार्ट्स में डिवाइड किया, इवन नंबर में डिवाइड किया है। ठीक है ना? तो लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा डिवाइड कर लो तो लैम्डा बन जाएगा। अगले केस में हमने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा, अगले पार्ट में हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन ने नंबर होने चाहिए, कैंसिल पूरे होने चाहिए। कैंसिल होंगे बेटा, ध्यान से सुनना, कैंसिल होंगे तभी आपका क्या बनेगा? यहाँ डार्क बनेगा। वहीं पे तो बनेगा ना जहां पे एक दूसरे को कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा बाय 2 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 लैम्डा बाय 3 लैम्डा, वैसे ही n लैम्डा। तो भैया डार्क फ्रिंज की कहानी समझ में आई? अगर डार्क फ्रिंज की कहानी समझ में आ गई है तो जरा ब्राइट फ्रिंज की कहानी को भी समझते हैं। ठीक है, जल्दी से जो नोट करना है नोट कर लो फटाफट, और अब हंसी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं हंसी निकाल दूंगा तुम्हारी 2 मिनट के अंदर। अक्षरा बेटा क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड, अब इसको नोट करिए जल्दी से। ओके, अब है कहानी ब्राइट फ्रिंजेस की। ठीक है ना? अब ये ब्राइट फ्रिंजेस कब बनेंगी, कैसे बनेंगी, ये भी समझ लेते हैं। देखो बेटा, अब हम स्लिट को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। सबसे पहले, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है ना? फिर सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, सब लेंगे। अच्छा एक बात बहुत अच्छे से, मैं अगर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करता तो तीन पार्ट्स में क्या होता? एक पार्ट और दूसरा पार्ट लैम्डा बाय 2 के फेज में आकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता, लेकिन एक तरफ से ये बच जाती। ध्यान से सुनना, एक पोर्शन से लाइट बच जाती, एक पोर्शन से लाइट बच जाती तो वो आपको क्या देती? एक छोटी सी ब्राइट फ्रिंज देती। अरे बंद, यहाँ का क्या हो गया है? ये गया, ये और ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, बच गया ये वाला पार्ट। ठीक है ना? तो ये है लैम्डा बाय 2 के फेज में, ये भी लैम्डा बाय 2 के फेज में, ये भी लैम्डा बाय 2 के फेज में है। ठीक है ना? तो अब बताओ जरा, फर्स्ट के लिए पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 हो गया।
इसमें से 2 पार्ट ने कैंसिल कर दिया, 1 पार्ट बच गया, ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। अब मैं इसको कह देता हूं a sin थीटा 1, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 3/2 लैम्डा, यहां भी कर देते हैं 3/2 3/2 लैम्डा, ठीक है ना, 3/2। अच्छा, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा फिर? अच्छा, सेकंड के केस में क्या होगा? सेकंड के केस में इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब बताओ, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, फिर एक पार्ट बच गया। अब ये 5वां पार्ट बचा है, पहले में 1/3 पार्ट बच रहा था, अब कौन सा बचा है? 1/5। और आप समझ रहे हैं ना, 1/3 था फिर 1/5 हुआ है, तो इंटेंसिटी घटती जा रही है, क्योंकि क्योंकि जितने कम पोर्शन मिलेगा लाइट उतनी ही कम आएगी, इंटेंसिटी कम आएगी तो एम्पलीट्यूड भी कम आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसीलिए कहा मैंने इंटरफेरेंस में सारे एम्पलीट्यूड बराबर होते हैं और डिफ्रैक्शन में एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता चला जाता है, क्योंकि स्लिट का पोर्शन जो एलिमिनेट कर रहा है, जो ब्राइट फ्रिंज बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कम होता चले जा रहा है। यहाँ फिफ्थ पार्ट से आपकी इंटेंसिटी मिलेगी सिर्फ, बाकी पार्ट्स कैंसिल कर देंगे। फिफ्थ पार्ट से मिलेगी लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, कितने हैं लैम्डा बाई टू? 5/2 लैम्डा हो गया। थर्ड मिनिमा नहीं है यार, मैक्सिमा है ये, मैक्सिमा, और ये भी क्या है? मैक्सिमा। हाँ, थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा? 7/2 लैम्डा। तो एनएच के लिए कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1/2 लैम्डा। अब देखो एन की वैल्यू पहले मैं क्या करूं, एन की वैल्यू को 1 रखता हूं तो क्या आएगा? 3/2 लैम्डा। 2 रखता हूं तो क्या आएगा? 5/2 लैम्डा। आ गया ना? तो एन की वैल्यू चलानी है 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, क्लियर? अक्षरा बेटा, ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का कहानी समझ में आई है आपको? Yes, sir. वेरी गुड। डिफ्रैक्शन पहले समझ में आ गया था आपको स्कूल में? हाँ सर, आ गया था। वेरी गुड। देखो बेटा, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाती हैं चीजें, ठीक है ना? तो ये क्लियर है आपको क्रिस? बेटा मैं पूछूंगा ना, नहीं आया तो ये पूछूंगा, देख रहे हो, ये देखो, ये है लठराम, है ना? इसका नाम रखा है मैंने लठराम। ये लठराम बहुत बच्चों को याद रहता है, ठीक है ना? शाम की बैच में बहुत बच्चे खाते हैं इसको, मैं नहीं चाहता कि 12th के बच्चे खाएं इसको। बेटा ये लठ तुम्हें याद रहेगा, जिस दिन जब 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 जिंदगी में तुम कुछ बड़े काम करोगे ना, तब ये लठ तुम्हें ध्यान आएगा। अरे हाँ, ये लठ खा खा के तो हम ये बन गए। नहीं तो आजकल तो वो चल रहा है, उन्होंने कहा बच्चे को हाथ मत लगाओ, बच्चे को थप्पड़ मत मार, थप्पड़ तो खैर हम भी नहीं मारते हैं, हम तो लठ चलाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि लठ की जो मार है ना, वो वो गलत इधर उधर नहीं पड़ती है, वो ऐसी जगह पड़ती है, वो ऐसी जगह पड़ती है जहां से बस असर होता है, दर्द होता है थोड़ा सा। मतलब पता क्या, हम कोई भी टीचर इसलिए नहीं मारता है कि अगले को दर्द देना है, दर्द देने के लिए नहीं मारता, एहसास दिलाने के लिए मारता है, ठीक है ना? मारने में हमें मजा थोड़ा आता है, लेकिन वो वो फील होनी चाहिए कि यार मैंने गलती करी है, अब मैंने उसको ना कहा, ये फील देने के लिए होता है। और फील अगर थोड़ी सी ज्यादा लग जाए तो फिर वो फील अच्छी रहती है, थोड़ा सा टाइम से जब थोड़ा उठने बैठने में दिक्कत हो ना, तो अच्छा लगता है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ कहानी समझ में आएगी। अब हमको एक कहानी समझनी है पैटर्न की। चलिए देखते हैं वो पैटर्न कैसे। देखिए, आपने इंटरफेरेंस का पैटर्न जब आपने देखा था, तो आपको एक चीज दिखी थी कि सारे एम्पलीट्यूड बराबर थे, क्योंकि हर जगह से इंटेंसिटी सेम आ रही थी। लेकिन अब इंटेंसिटी घटती जा रही है, तो एम्पलीट्यूड भी घटता चला जाएगा बच्चों। और की बार अब की बार मोदी सरकार, अच्छा यहाँ आ जाओ, चलो देखते हैं, ये है, ये देखिए, देखो भाई,
अब पैटर्न कैसा जाने वाला है, ठीक। अरे भाई, हेलो, फोन अंदर रखो जरा। हाँ, फोन अंदर रख के जरा पढ़ लो भाई। रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तू रुक मत, तू झुक मत, तू बस पढ़ता जा। यार, अब यहाँ देखो, बताओ अभी। ये देखिए, धीरे 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 एम्पलीट्यूड घटता चला जा रहा है। ये इंटेंसिटी है यहाँ पे, इंटेंसिटी, ठीक है ना, वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है ना। ओके, एंगल ले लेते हैं, चलो इधर पे एंगल बना देते हैं, ये एंगल ले लेते हैं, एंगल थीटा, ठीक है ना। अब एंगल थीटा पहले वाले के लिए लैम्डा बाई ए, दूसरे डार्क के लिए 2 लैम्डा बाई ए, भूल गए क्या, अभी तो करवाया था। तीसरे वाले के लिए डार्क के लिए 3 लैम्डा बाई ए, इसके लिए 4 लैम्डा बाई ए, इसके लिए माइनस लैम्डा बाई ए, इसके लिए -2 लैम्डा बाई ए, -3 लैम्डा बाई ए एंड -4 लैम्डा बाई ए। अब ये ब्राइट वाली इनके बीच की हो गई, हाँ। ये क्या हो जाएगा, बताया था मैंने, पहला 1 और 2 के बीच में 1.5, 3/2 लैम्डा बाई ए, 5/2 लैम्डा बाई ए, और ये 7/2 लैम्डा बाई ए। ये -3/2 लैम्डा बाई ए, -5/2 लैम्डा बाई ए एंड -7/2 लैम्डा बाई ए। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको दिख रहा है इंटेंसिटी घटती चली जा रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंटेंसिटी रेशियो है, ठीक है ना। हर एक स्लिप के बाद जो इंटेंसिटी रेशियो है कुछ इस तरीके से घटता जाएगा। जैसे सेंट्रल मैक्सिमा के टर्म्स में, सेंट्रल मैक्सिमा का अगर 1 लेते हैं तो अगली ब्राइट फ्रिंज जो आती है वो 1/21 का रेशियो लेती है। अगली जो उसके बाद वाली है 1/61, और उसके बाद वाली जो है 1/121, सो ऑन, इसी तरीके से आगे वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना, मतलब इसी तरीके से घटती चली जाती है, ठीक है। ये आपका है रेशियो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ। बच्चों बहुत अच्छे से समझना, एक ट्रिक है यहाँ पर। वो ट्रिक ये है, आपको पता है बीटा कितनी होती थी इंटरफेरेंस में, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है पूरा वाला डिफ्रैक्शन में, ये फ्रिंज विड्थ का डबल होता है, फ्रिंज विड्थ का डबल होता है। तो इस केस में ये चले जाता है 2 लैम्डा डी बाई डी। इसका ये वाला पोर्शन होता है लैम्डा डी बाई डी, ये
ये वाला पोर्शन लैम्डा डी बाई डी, और पूरा आ जाएगा आपका 2 लैम्डा डी बाई डी। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये पूरा लैम्डा डी बाई डी। अगले सारे जितने भी होंगे ये सब लैम्डा डी बाई डी है, यानी कि यहां से यहां की लीनियर डिस्टेंस जो है लैम्डा डी बाई डी है। ये वाली भी लैम्डा डी बाई डी, ये वाली भी लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, ये वाली 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी। अब अगर इसमें भी पैटर्न बनाना है तो आप ऐसे ही लाइन वाला पैटर्न बनाओ, ठीक है। बस ये वाली डिस्टेंस जो है ये 2 लैम्डा डी बाई डी रखना, उसके अलावा बाकी सारे के बीच में, ठीक है ना। ये वाली जो होगी ये, इसके बाद ये आगे देखो B1 B1 B2 B2। अब देखो B2 से B1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये लैम्डा डी बाई डी ही होगी, लैम्डा डी बाई डी। B1 से D2 भी आपकी लैम्डा डी बाई डी ही होगी, लेकिन सिर्फ ये सेंटर वाली जो होगी वो 2 लैम्डा डी बाई डी होगी। ये अगर ध्यान में आ गया तो बिल्कुल इंटरफेरेंस की तरह आप इसमें भी काउंटिंग करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन किसी पे भी पूछा जाए, कोई सी भी ब्राड कोई सी भी ब्राइट, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तरीका समझ में आ गया, क्लियर है। आज ही इसको रिवाइज करना, आज ही इसके क्वेश्चंस करना, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने आज नहीं किया तो फिर भूल जाओगे। वैसे भूलने नहीं दूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा तो देखते रहना, ठीक है ना। हाँ चलिए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल, ठीक है ना। अगर यहाँ पे वो एंगुलर विड्थ वाली बात करें तो आप तो समझ ही गए हो कि एंगुलर में करना क्या होता है। एंगुलर में तो खाली वही L इक्वल टू r थीटा यूज करना है, कहानी और ज्यादा बनानी नहीं है। बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को यूज करो, नए नए चीजें मत याद करो फॉर्मूले, ठीक है ना। बचपन की चीजें याद करो, ठीक है ना। ध्यान रखना, बचपन के फॉर्मूले भूल नहीं जाना रे, ठीक है ना। नहीं बेटा, बचपन के फॉर्मूले भूल नहीं जाना रे, ठीक है ना। जो बचपन में प्यार में पड़ेगा वो तो गया, वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, बर्बाद, ठीक है। चलो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फिर से बनाएंगे, चलो नहीं बनाएंगे, दूसरा डायग्राम। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा में ये देखिए, ये है आपकी स्लिट, ठीक है। ओके, ये है आपकी स्क्रीन, देखो मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, उन्होंने जो आज तक मुझे सिखाया है वो हमेशा मेरे साथ रहा। मतलब उनके पढ़ाने का तरीका बेहतरीन था। अब हो सकता है कभी यूट्यूब के थ्रू ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, कभी उनको पता चले कि हाँ मैं आज भी उनको याद रखता हूँ। N.K. लोहनी, नवल किशोर लोहनी सर, मतलब यार वो क्या ही पढ़ाते थे। उनके वर्ड्स ना आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं, आज भी जब वो मुझे पढ़ाते थे या हमें बताते थे तो बहुत ही एक बेहतरीन तरीका होता था उनका, बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजों को समझाते थे, ठीक है ना। और मेरा पढ़ने में मन एक दिन तब लगा जब तुक्के से मैं फर्स्ट आ गया क्लास में, तुक्के से, क्योंकि उन्होंने क्या करा, एमसीक्यूज का टेस्ट ले लिया और मुझे तो आता नहीं था सच में, मैं वो चैप्टर समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने तुक्के मार दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, मेरे तुक्के सही हो गए। 100 नंबर के पेपर में माइनस मार्किंग करके 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, और 25 क्वेश्चन दिए थे। मेरे 62 मार्क्स आए थे, पता नहीं 60 आए थे, और मेरे हाईएस्ट थे पूरी क्लास, और सर ने मुझे मतलब पार्टी करा दी थी। तो मतलब फिर उस दिन से मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए खूब, और जब फिर ना फिर नहीं मुड़ के देखा, वो बहुत ही बेहतरीन समझाते थे। देखिए उन्हीं के जो समझाए हुए थे ना, वही कुछ चीजें मुझे आज भी याद आती हैं। देखो ये हो गया हमारा स्लिट की विड्थ ए,
ठीक है, यहां से ये आ गया हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। अब सेंट्रल मैक्सिमा ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। अच्छा, ये थीटा, ये भी थीटा, इसको कह देते हैं हम बीटा नॉट, बीटा नॉट, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो सभी को पता होगी क्या होती है, ये कैपिटल डी, क्योंकि ये है स्क्रीन और ये है स्लिट, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से डायग्राम नोट करो। ओके ना बच्चों, देखो ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। अच्छा, आपको पता है मुझे अगर लीनियर विड्थ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? या चलो एक काम करते हैं, पहले हम एंगुलर निकालते हैं, एंगुलर, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना है? 2 थीटा, और थीटा कितना था? थीटा था लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, तो 2 थीटा कितना हो गया? 2 लैम्डा बाई ए, तो एंगुलर विड्थ हो गई आपकी 2 लैम्डा बाई ए, ये आपकी एंगुलर विड्थ हो गई है सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है ना। अब लीनियर विड्थ निकालते हैं, लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ यानी कि ये बीटा नॉट, बीटा नॉट इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी बाई ए, अगर इसको मैं स्मॉल डी कर दूं 2 लैम्डा डी बाई ए, ठीक है ना। लेंथ एल इक्वल्स टू आर थीटा, देखते रहो क्या कर रहा हूं मैं, एल इक्वल्स टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर हो गई आपकी बीटा नॉट, बीटा नॉट इक्वल्स टू थीटा अपॉन आर। हाँ, आपको निकालनी क्या है? ये निकालनी है ना, थीटा अपॉन आर, गड़बड़ नहीं हो रही है? लेंथ 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 थीटा, एंगल है हमारा 2 थीटा, बीच में एंगल एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है यार, एल इंटू आर करो, एल इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है ना, एल इक्वल्स टू आर थीटा। लेंथ ऑफ आर क्या है? बीटा नॉट, और आर क्या है? डी, और थीटा कितना है हमारा? 2 थीटा, बस। तो बन गई बीटा नॉट इक्वल्स टू डी इंटू 2 थीटा की वैल्यू थी 2 लैम्डा बाई ए, तो क्या बन गई? 2 लैम्डा डी बाई ए, ये बन गई लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लीनियर विड्थ, एंगुलर विड्थ दोनों आ गई हैं। देखो बेटा, ये बचपन का फॉर्मूला, फिर कह रहा हूं बचपन का फॉर्मूला भूल नहीं जाना रे, सारे आंसर यहीं से आएंगे, ठीक है ना। क्लियरली बीटा नॉट आपको दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसके बाद जितने भी, देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, सभी के लिए कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई ए, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई ए। कैसे निकालोगे? देखो, मैंने तुम्हें इससे पहले सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की एंगुलर विड्थ निकालनी सिखा दी थी, उसको कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। और एन का जब तुम्हें पता है फर्स्ट का सेकंड का निकालना, फर्स्ट और सेकंड का निकालना, एन की जगह पे 1 और 2 रखना, और 2 वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देना, लीनियर निकल जाएगी। जैसे
आपकी पहली डार्क कब बन रही थी? पहली डार्क बन रही थी लैम्डा बाई ए पे, यही था। तो लीनियर क्या बनेगी? लैम्डा डी बाई ए, ये पहली बन गई। दूसरी क्या बनेगी? 2 लैम्डा डी बाई ए। अब इसमें से इसको माइनस करके देखो क्या आएगा? लैम्डा डी बाई ए। क्या है? लैम्डा डी बाई ए। अब देखो पहली डार्क ना पहली ब्राइट क्या थी? पहली ब्राइट थी 3/2 लैम्डा लैम्डा डी बाई ए, ये थी पहली। और दूसरी कहां पे आ रही थी? 5/2 लैम्डा डी बाई ए। चेक करके देख लेना अच्छे से। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे अगेन क्या आएगा? लैम्डा डी बाई ए। यानी कि इस पैटर्न में जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये तो सब क्लियर है अच्छे से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये जो पैटर्न बना, इसमें सेंटर मैक्सिमा ये हो गया आपका, ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क, ये ब्राइट फर्स्ट, ये डार्क सेकंड, ये ब्राइट 2, ये ब्राइट 1, ये डार्क 2, ये ब्राइट 2। बेटा ये वाली जो लेंथ है ये वाली है 2 लैम्डा डी बाई ए, और इसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट से सेकंड ब्राइट ये है आपकी लैम्डा डी बाई ए। ये यहां से यहां तक भी जो है ये भी आपकी लैम्डा डी बाई ए ही है, ठीक है ना। यानी कि ये वाली जो थी सेंट्रल मैक्सिमा जो बनी थी, सेंट्रल मैक्सिमा जो बनी थी, और उसके बाद वाली जो बन रही है ये सब्सिक्वेंट, ये वाली ये है 2 लैम्डा डी बाई ए, और ये वाली जो है ये है लैम्डा डी बाई ए। ये वाली भी कितनी है? लैम्डा डी बाई ए। ये भी कितनी है? लैम्डा डी बाई ए। यानी कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में सिर्फ एक ही फर्क पड़ रहा है, जो बीच वाली है वो ट्वाइस हो जा रही है बस, बाकी सब कुछ इंटरफेरेंस की तरह हो रहा है। वहां डबल स्लिट थी, यहाँ सिंगल स्लिट है बस। तो होप डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कुल मिला के कहें तो पूरी वेव ऑप्टिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर कोई डाउट्स निकल के आते हैं, अगर कोई डाउट्स बनते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके डाउट्स क्या हैं, और उसका आंसर हम देंगे, ठीक है ना। और अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको चैप्टर समझ में आया हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके।